हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स और उसके लिमिटेशंस, राइट। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कौन कौन से लॉ हम स्टडी करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलो-सेक्स लॉ ऑफ गैसेस एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो वन बाय वन हम इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में किसी भी तरह का चेंज हो, या फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, राइट। तो जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे है A प्लस बी गिव्स ए बी, यानी कि A और B दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और AB क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो A और B दोनों का मास मिला के जितना मास होगा उतना ही मास AB का होगा, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो ये था। अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको ट्राई करके देखते हैं, जो न्यूमेरिकल इस लॉ पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज फाउंड इफ इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोल रहे हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि NaCl के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl, एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO3। तो हमें क्या निकालना है? सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है। तो AgNO3 का हमें मास निकालना है, तो इसको हम x लेट करके चलेंगे, राइट। और NaCl का हमें दिया हुआ है 5.85 ग्राम टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का दिया हुआ है 14.35 और सोडियम नाइट्रेट का दिया हुआ है 8.5, राइट। तो x प्लस 5.85 गिव्स, ये कितना हो जाएगा, 22.85, राइट। सो x इज इक्वल्स टू 22.85 माइनस 5.85, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा, सॉरी ये मैंने एरो लगा दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 17, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लॉ था, इसके ऊपर और भी आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट combined टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये बोलता है कि जब एक केमिकल कंपाउंड बनता है, जब एलिमेंट से, जिन एलिमेंट से वो बनता है, तो वो कंबाइन होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी कि उनका मास जो होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जैसे हम लेके चलते हैं H2O, ठीक है, H2O, तो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो किस किस एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, राइट। तो जो मतलब जब ये कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं। जैसे कि इनका मास मतलब क्या है, फिक्स रहता है। जैसे हम सी वाटर लेके चलते हैं, ठीक है, सी वाटर और टैप वाटर, तो सी वाटर और टैप वाटर में क्या होता है, ये कंपाउंड तो वही रहता है, H2O ही रहता है ना, H3O तो नहीं बन जाता किसी में, वो सेम ही रहता है दोनों में, और उनका जो प्रोपोर्शन है मास का वो भी सेम रहता है। जैसे H2O है तो 2:16, यानी कि कितना आ जाएगा, 1:8। तो सी वाटर में भी यही रहेगा, रेन वाटर में भी, और कौन सा होता है, टैप वाटर में भी। तो जो इसका मास का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, ठीक है। अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड ये दिया हुआ है, ठीक है, और जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा H2 से, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो आयरन का जो मास होगा वो कितना होगा, 1.68 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड एक्सपेरिमेंट में है, तो हम ऑक्सीजन का मास पहले कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो इसमें क्या आएगा, 2.4 ग्राम में से 1.68 ग्राम को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा किसका, ऑक्सीजन का मास, विच इज़ 0.72 ग्राम, राइट। और ऐसे ही सेकेंड वाले में से कर लेते हैं, 2.90 माइनस 2.03, इट विल बी 0.87 ग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, तो अब निकालते हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं ये मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, यानी कि 1.68 डिवाइडेड 0.72 इसका रेशियो, यानी कि 1.68 रेशियो 0.72, ठीक है। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगा 2.33 रेशियो 1, ये रेशियो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए इसको कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 2.03 डिवाइडेड बाई 0.87, यानी कि 2.03 रेशियो 0.87, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही मिलेगा 2.33 रेशियो 1, यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट में, दोनों केसेस में हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हमने प्रूव कर दिया है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड लॉ है, विच इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। When two elements combine to form more than one compound, यानी कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन है हमारे पास, राइट। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे CO2, और एक कंपाउंड बना लेंगे CO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो अब क्या होगा, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट combined with fixed mass of another element have a small whole number ratio to one another। इसका मतलब ये है कि देखो इसमें जो है कार्बन का मास कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 2 × 16 विच इज़ 32, यानी कि 12 + 32 जो कि 44 हो गया, राइट। अब देखते हैं इसमें 12 प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 16 विच इज़ इक्वल्स टू 28, यानी कि इसमें क्या है, जो कार्बन का मास है वो तो फिक्स है, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 32 है और यहाँ पे कितना है 16 है, राइट। तो इनका जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है वो डिफरेंट है, तो मतलब वो एलिमेंट जिसका मास डिफरेंट है वो उस एलिमेंट से कंबाइन करेगा जिसका मास फिक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, यानी कि 32 रेशियो 16, यानी कि 2:1, ये ऑक्सीजन के अंदर स्मॉल होल नंबर रेशियो है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है उसका मास अलग अलग है, लेकिन कार्बन का फिक्स है, तो उसमें क्या है, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आ जाएगी। ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी हम देखते हैं गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। ये जो मतलब लॉ है गैसेस के लिए है। सो इट स्टेट्स दैट गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, राइट। एंड इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बियर्स अ सिंपल रेशियो विद वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब मतलब गैसेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, उनके वॉल्यूम में जब सिंपल रेशियो होता है गैसेस के वॉल्यूम में, ठीक है। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो भी गैसियस स्टेट में है, तो जो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा और गैसियस रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम होगा वो भी आपस में क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो कैरी करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब गैसियस रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है हमारा वो भी क्या है, गैसियस है। अब यहाँ पे H2 का 1 मोल है, Cl2 का 1 मोल है, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 मोल, ठीक है। जैसे अब मान लो हम एग्जांपल इसमें लेके चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये तो 1 मोल हो गया, ठीक है, ये भी 1 मोल, तो ये कितना होगा 2 मोल। मान लो ये गैस है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 40 ml, इसका भी क्या है 40 ml है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 80 ml होगा, ठीक है। ये है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ विच इज़ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स दैट व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर जैसे फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम,
देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर जैसी जो फिजिकल कंडीशंस है अगर वो सेम है तो वो गैसेस जिनका वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 80 ml है, 80 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने मॉलिक्यूल है, मान लो 5 मॉलिक्यूल है, राइट। सो और 80 ml ऑफ NO2 है तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम है उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मान लो 40 ml है ऑफ CH4 तो उसमें कितने होंगे, 5/2 यानी कि हाफ होंगे, ठीक है। तो ये है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। जो लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विच स्टेट्स दैट the ratio of masses of two elements A and B which combine separately with the fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine with each other। इसका मतलब ये है, मान लो यहाँ पे मैंने जैसे शो कर रखा है, एक हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मान लो दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन सेपरेटली किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एक बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। यानी कि सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो ये कहता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो भी एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन करते हैं। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये डेफिनेशन है इसकी, और ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या है। जैसे जो कार्बन और हाइड्रोजन तीन एलिमेंट हैं, जैसे दो ये है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे और बाद में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन करेंगे एक सिंपल रेशियो में, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था इस लेक्चर का। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने 6 लॉ पढ़े हैं अभी तक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद था गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एंड लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।